जब 3 दिन की अथक खोज के बाद राम गोपाल बाबू एक नौकर ढूंढकर लाए तो उनकी क्रुद्ध श्रीमती और भी बिगड़ उठी। पलंग पर बैठे बैठे उन्होंने नौकर को सिर से पांव तक देखा और देखते ही मुंह फेर लिया। अरे ये बनमानुस कहाँ से पकड़ लाए हो? इससे काम लूंगी या इसे लोगों से छिपाती फिरूंगी? इसका उत्तर बाबू राम गोपाल ने अंग्रेजी में दिया। जानती हो तलब क्या होगी? केवल 12 रुपए। इतना सस्ता नौकर तुम्हें आजकल कहाँ मिलेगा? अरे तो काम भी तो वैसा ही करता होगा। श्रीमती जी भी अंग्रेजी में बोली। यह है, मैं क्या जानूं, नया आदमी है, हाल ही में अपने गांव से आया है। श्रीमती जी की भवें चढ़ गई। जो इसे काम करना भी मैं ही सिखाऊंगी। अब मुझ पर इतनी दया तो करो कि किसी दूसरे नौकर की खोज में रहो। जब मिल जाए तो मैं इसे निकाल दूंगी। बाबू राम गोपाल तो यह सुनकर अपने कमरे में चले गए और श्रीमती जी दहलीज पर खड़े होकर नौकर का कुशल क्षेम पूछने लगी। नौकर का नाम हतू था और शिमले के नज़दीक के गांव से आया था। चपटी नाक, छोटा माथा, बेतरहा से दांत, मोटे मोटे हाथ और छोटा सा कद। श्रीमती जी ने गलत नहीं कहा था। नाम पता पूछ चुकने के बाद श्रीमती जी ने अपने दाएं हाथ से की उंगली को पिस्तौल की तरह हत्तू की छाती पर दाग कर बोली, अब दोनों कान खोल करके सुन लो। जो यहाँ चोरी चकारी की तो सीधा हवालात भिजवा दूंगी। जो यहाँ काम करना है तो पाइप पाइप का हिसाब ठीक से देना होगा। श्रीमती का विचार नौकरों के बारे में वही कुछ था जो अक्सर लोगों का होता है। सब मक्कार, गलीज और लंपट। किसी पर विश्वास नहीं किया जा सकता। सभी झूठ बोलते हैं, सभी पैसे काटते हैं और सभी हर वक्त नौकरी की तलाश में रहते हैं। जो मिल जाए तो उसी वक्त घर के बीमारी की चिट्ठी मंगवा लेते हैं। इसलिए श्रीमती जी का व्यवहार नौकरों के साथ सब एक जैसा ही हो गया था। यूं भी घर में उनकी हुकूमत थी। जो उन्हें पतिदेव पर गुस्सा आता तो अंग्रेजी में बात करती और जो नौकर पर गुस्सा आता तो गालियों से बात करती। दोनों की लगाम खींच कर रखती। उनकी तेज नज़र पलंग पर बैठे बैठे भी नौकर के हर काम की जानकारी रखती। नौकर ने कितना घी इस्तेमाल किया है, कितनी रोटियां निकल गया, अपनी चाय में कितने चमचे चीनी उड़ेली। जासूसी नावलों की शिक्षा के फलस्वरूप उन्हें नौकरों की हर क्रिया में षड्यंत्र नजर आता। काम चलने लगा था। हतू कुरूप तो था ही, उस पर उज्जड और गवार भी निकला। उसके मोटे मोटे स्थूल हाथों में कांच के गिलास टूटने लगे, पर्दों पर धब्बे पड़ने लगे और घर का काम अस्त व्यस्त रहने लगा। श्रीमती दिन में 10 बार उस नौकरी से बर्खास्त करती, पर तो भी हतू की पीठ मजबूत थी। दिन कटने लगे और बाबू राम गोपाल की खोज दूसरे नौकर के लिए शिथिल पड़ने लगी। नौकर उज्जड और कुरूप था, पर दिन में केवल 2 बार खाता था। उस पर वेतन केवल 12 रुपये। जो किसी चीज का नुकसान करता तो उसी की तनख्वाह कटती थी। दिन बीतने लगे। हतू के कपड़े मैले होकर जगह जगह से फटने लगे। मुंह का रंग और भी काला पड़ने लगा और गांव का जाट धीरे धीरे एक शहरी नौकर में तब्दील होने लगा। इसी तरह 3 महीने बीत गए, पर यहाँ पहुंचकर श्रीमती जी एक बार भूल गई। कहते हैं कि स्त्री की मानसिकता का इलाज पुरुष के पास तो नहीं, प्रकृति के पास अवश्य हो। श्रीमान और श्रीमती का एक छोटा सा बालक था, जब 4 बरस का हो चला था और प्रथा अनुसार उसके मुंडन संस्कार के दिन नजदीक आ रहे थे। चुनांचे घर में बड़े उत्साह और प्यार से मुंडन की तैयारियां होने लगी। श्रीमती जी की आंखें आटे, दाल और घी से हटाकर अब अपने बेटे पर जा लगी। शामियाने और बाजे का प्रबंध होने लगा। मित्र संबंधियों के यहाँ निमंत्रण पत्र लिखे जाने लगे और धीरे धीरे चाबियों का गुच्छा श्रीमती जी के दुपट्टे के छोर से निकलकर नौकरों के हाथ में रहने लगा। आखिर शुभ दिन भी आन पहुंचा। श्रीमान और श्रीमती जी के घर के सामने बाजे बजने लगे। मित्र संबंधी मोटरों और तांगों पर बच्चों के लिए उपहार ले लेकर आने लगे। फूलों और फानूसों और मित्र मंडली के हास्य विनोद के घर से घर का सारा वातावरण खिल उठा। श्रीमान और श्रीमती काम में इतने व्यस्त थे कि उन्होंने पसीना पोंछने की भी फुर्सत ना थी। ऐन उसी वक्त हतू कहीं बाहर से सौदा लेकर लौटा और सीधा श्रीमान के सामने आकर खड़ा हो गया। हुजूर, हुजूर, मुझे छुट्टी चाहिए, मुझे घर जाना है। श्रीमान उस वक्त दरवाजे पर खड़े अतिथियों का स्वागत कर रहे थे। हतू के इस अनोखे वाक्य पर हैरान हो गए। क्या बात है? हुजूर, मुझे घर से बुलाया है, मुझे आप छुट्टी दे दें। छुट्टी दे दें? आज के दिन तुम्हें छुट्टी दे दें? श्रीमान का क्रोध उबलने लगा। जाओ अपना काम देखो, छुट्टी विट्टी नहीं मिल सकती। मेहमान खाना खाने वाले हैं और इसे घर जा रहा है। हेतु फिर भी वहीं खड़ा रहा, अपनी जगह से ना हिला। श्रीमान आग बबूला हो उठे। जाते क्यों नहीं? छुट्टी नहीं मिलेगी। फिर भी हतू अपनी जगह से टस से मस ना हुआ तो श्रीमान का क्रोध बेकाबू हो गया और उन्होंने छूटते ही हतू के मुंह पर एक चाटा दे मारा। इस वक्त तुझे छुट्टी नहीं मिलेगी।
गाली देते हुए ने उसे निकाला। चाटे की आवाज़ दूर तक गई। बहुत से मित्र संबंधियों ने भी सुनी और आंखें उठाकर भी देखा, मगर के देख कर कि नौकर को चाटा पड़ा है, सबने आंखें फेर ली। श्रीमती को जब इस बात की सूचना मिली तो जैसे तंद्रा से जागी। हो ना हो इसमें कोई भेद है। मैंने तो कभी ऐसा मूर्ख और लंपट नौकर को ऊपर विश्वास करती है और सब ताले खोलकर इसके सामने रख दिए। ना जाने किस चीज पर इसने हाथ साफ किया जो आज ही के दिन छुट्टी मांगने चला आया। भागी हुई बाहर आई और बरामदे में खड़ी होकर हतू को फटकारने लगी। उन्होंने वह कुछ कहा जो हतू के कानों में पहले कभी ना सुना था। कुछ एक संबंधी इकट्ठे भी हो गए और जलसे में विघ्न पड़ता देखकर श्रीमान को समझाने लगे। एक ने हतू से पूछा, क्यों घर क्यों जाना चाहता है? हतू चुपचाप खड़ा रहा। पहले कुछ कहने लगा, कुछ फिर इधर उधर देखकर रुक गया और बोला, जी काम है। क्या काम है? हतू ने फिर कहा, जी काम है। इस पर श्रीमती जी का गुस्सा और भड़क उठा, मगर बाकी लोग तो बात को निपटाना चाहते थे। हतू का चुपचाप धकेलकर परे हटा दिया। फिर पति पत्नी में अंग्रेजी में परामर्श हुआ। आखिर दोनों इसी नतीजे पर पहुंचे कि इस वक्त चुप हो जाना ठीक है, मुंडन के बाद इसका इलाज सोचेंगे। हतू बजाय इसके फिर काम में जुट जाता। बरामदे के एक कोने में जाकर बैठ गया। ना हूं ना कुछ भी नहीं किया और चुपचाप इधर उधर ताकने लगा। इस पर श्रीमान और आपे से बाहर होने लगे। पहले तो देखते रहे, फिर उसके पास जाकर बोले, कड़क कर बोले, काम करेगा या किसी और को बुलाऊं? हतू ने फिर वही रट लगा दी जाने की। साहब मुझे जाने दो, मैं जल्दी लौट आऊंगा, मुझे काम है। आखिर जब जलसे में बहुत से लोगों का ध्यान उसी तरफ जाने लगा तो दो एक मित्रों ने सलाह दी कि उसका नाम पता लिख लिया जाए, उसकी तनख्वाह रोक ली जाए और उसे जाने दिया जाए। श्रीमान ने अपनी डायरी खोली, उस पर हतू का पूरा पता लिखा, नीचे अंगूठा लगवाया और धक्के मारकर निकाल दिया। दूसरे दिन श्रीमती जी ने अपना एक ट्रंक खोलकर देखा, अपनी चीजों की शिनाख्त करना शुरू कर दिया। अपने जेवर, सिल्क के जड़ाऊ सूट, चांदी के बटन, एक के जो याद आया गिन डाला। मगर बड़े घरों में चीजों की सूची कहाँ होती है, एक एक चीज किसे याद रह सकती है। श्रीमती जल्दी ही थक कर बैठ गई। तुमने उसे जाने क्यों दिया? कभी कोई नौकरों को यूं जाने देता है? अब मैं क्या जानूं क्या उठा ले गया है। जाएगा कहाँ? 3 महीने की तनख्वाह तो मेरे नीचे है। वाजिब 50 रुपए की चीज ले गया और 20 रुपए की तनख्वाह लेने की चिंता करेगा? तुम अपनी चीजों को अच्छी तरह देख लो, अगर कोई चीज भी गायब हो तो मैं पुलिस को इत्तला कर दूंगा। मैंने उसका पता लिखवा लिया है। और तुम समझ बैठो कि उसने तुम्हें ठीक पता लिखवाया होगा। महीना भर बीत गया, हतू की कोई खबर ना मिली। उसकी जगह दूसरा नौकर आ गया और घर का काम पहले की तरह चलने लगा। जब श्रीमती जी की कोई चीज ना मिलती तो वह हतू को गालियां देती, पर श्रीमान धीरे धीरे दिल ही दिल अफसोस करने लगे। कई बार उनके जी में आया कि उसके पैसे मनी ऑर्डर करा के भेज दें, मगर फिर कुछ श्रीमती के बारे में सोचकर रुक जाते और संदेह का कारण नहीं भेजते। एक दिन शाम का वक्त था। श्रीमान थके हुए दफ्तर से लौटकर आ रहे थे, तभी उनकी नजर सड़क के पास धर्मशाला के सामने खड़े हुए हतू पर पड़ गई। वही फटे हुए कपड़े, शिथिल कुरूप चेहरा, उन्हें पहचानने में देर नहीं लगी। झट से सड़क पार करके हतू के सामने जा खड़े हुए, उसकी कलाई पकड़ ली। अरे तू कहाँ था इतने दिन? गांव से कब लौटा? अभी अभी लौटा हूँ साहब, हतू ने जवाब दिया। काम कराया अपना? हतू ने धीरे से कहा। जी। कौन सा ऐसा जरूरी काम था जो जलसे वाले दिन भाग गया? हतू चुप रहा। अरे बोलता क्यों नहीं, क्या काम था? मैं कुछ कहूंगा नहीं, कुछ नहीं कहूंगा, सच सच बता दे। सहसा हतू की आंखों में आंसू आ गए। बात करने के लिए खुलते मगर फिर बंद हो जाते। बार बार आंसू छिपाने का यत्न करता मगर आंखें छलक आती। आंसुओं को रोकना असंभव हो गया था। बाबू रामगोपाल पसीज उठे। बात क्या है, बोलना। धीरे धीरे से उसे सहलाने लगे। जी मेरा बच्चा मर गया था, लड़खड़ाती हुई आवाज में हतू ने कहा। बाबू रामगोपाल को सुनकर दुख हुआ। थोड़ी देर तक चुप खड़े रहे, उसका मुंह ताकते रहे, फिर बोले, मगर तुमने उस वक्त वहाँ क्यों नहीं कहा? तुमसे बार बार पूछा गया मगर कुछ नहीं बोले। हतू ने धीरे से कहा, जी वहाँ कैसे कहता है? क्यों? खुशी वाले घर में यह सब नहीं कहते, हमारे यहाँ पर इसे बहुत बुरा मानते हैं। सुनते ही श्रीमान स्तब्ध हैरान रह गए और उस उज्जड़ गंवार के मुंह की ओर देखने लगे।